गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है एंजाइम। हम आगे पढ़ते हैं कि एंजाइम की जो है उसमें एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसे वो बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है इसको समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। जैसे इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक इक्वेशन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर दो आपके पास वो क्या है, रॉ मटेरियल है, ए और बी। क्लियर? जो भी आपके पास रिएक्टेंट है ना, वो कौन कौन से हैं, ए और बी। ये दो आपके पास किसी भी केमिकल एनर्जी के लिए रिएक्टेंट है। इक्वेशन के टाइम पर ये जो दोनों हैं ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं विथ एंजाइम। और ये एक इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या बनता है, ए बी। अब मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये एक इंटरमीडिएट बना है ए बी। क्लियर? अभी मैंने एंजाइम यूज नहीं किया। और आफ्टर रिएक्शन है ना, रिएक्शन के बाद में ये वापस जो भी सबस्टेंट बनाने हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा मुझे भी समझाने में हेल्प मिल जाएगी। 3 रिएक्टेंट लिए हैं, ये इंटरमीडिएट बन गया ए बी सी। क्लियर? अब आफ्टर जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मान लीजिए आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है आपके पास ए बी और एक आपके पास क्या बन रहा है, सी। तो ये आपकी रिएक्शन पूरी हो गई। यहां पर आपने 3 रिएक्टेंट लिए हैं। क्लियर? ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका प्रोडक्ट है। मैं लिख देता हूं, इसे बोल भी तो रहा हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारक। क्लियर? ये आपका मध्यवर्ती है, ये आपका मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है। क्लियर? और ये आपका प्रोडक्ट है या उत्पाद है। आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है उसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्शन करते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्लियर? और इस इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये वापस टूटकर आपका जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं आपको वहाँ सिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इस रिएक्टेंट को जब इंटरमीडिएट बनाते हैं, क्लियर, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद प्रोडक्ट में टूटने के लिए इनको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर अपन ने रेट ले ली, यहां पर अपन ने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ना, विभव ऊर्जा। अब विदाउट एनर्जी मतलब विदाउट एंजाइम्स आपका जो रिएक्टेंट है
है ना, उनको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी है। सक्रियण ऊर्जा है ना, हिंदी में लिख रखा है। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। विदाउट एंजाइम, जब आपने एंजाइम नहीं लिया है, विदाउट एंजाइम आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, है ना, इतनी। क्लियर? विदाउट एनर्जी आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरेबल है। समझने की कोशिश करना, जब आपने कोई भी एंजाइम नहीं लिया तब आपके जो रिएक्टेंट हैं वो जो इंटरमीडिएट बनाते हैं, है ना, तब उनको वापस टूटने में प्रोडक्ट में आप उनको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन जब आपने एंजाइम ले लिया, एंजाइम की प्रेजेंस से इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। एंजाइम की प्रेजेंस से इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। कब है, जब आप एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्लियर, और एंजाइम की प्रेजेंस से क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो इजीली क्या होगा, आपका जो इंटरमीडिएट है वो टूट जाएगा और आपको इजीली क्या होगा, प्रोडक्ट देगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम की प्रेजेंस में जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज या मे बी इंक्रीज, तो आंसर क्या होगा, मे बी डिक्रीज। क्लियर? एक बना लें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
बेटा आप जो एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है वो दो बेसिस पे किया जाता है। एक तो फर्स्ट कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उनके बेसिस पे आधार पर। तो फर्स्ट है क्रियाधार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। क्रियाधार के आधार पर सबस्ट्रेट, इंग्लिश में मैं भी लिखूंगा इसको, क्रियाधार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of substrate। basis of substrate।
एक साइंटिस्ट थे ड्यूक्लॉक, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि आप किसी भी एंजाइम, जिस भी रिएक्शंस को ये जिस भी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, जिस भी रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रहे हैं, उसके लास्ट के बाद नाम के बाद में आप ए से लगाते हैं तो एंजाइम का नाम बन जाता है। मोस्टली जितने भी एंजाइम हैं उनके लास्ट में ए जुड़ जाएगा, जैसे माल्टोज के लिए माल्टेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, है ना, लास्ट में एज वर्ड जुड़ना चाहिए एंजाइम के। एंजाइम के नाम के बाद में एज वर्ड जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो एंजाइम के नोमेनक्लेचर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर, है ना, जैसे अगर सुक्रोज पे काम कर रहे हैं तो सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज पे काम कर रहे हैं तो माल्टेज। दूसरा, जिस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अगर वो कैटलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे हाइड्रोलाइसिस के लिए तो हाइड्रोलेज, है ना, इस बेसिस पर हमने क्या करा है, एंजाइम को दो पार्ट्स में क्या है क्लासिफाइड किया है ना, हम नाम रख सकते हैं। है ना, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेज, है ना, कार्बोक्सिस में कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, है ना। और कुछ एंजाइम हैं जिसमें जिस टाइप की सबस्टिट्यूट यूज हो रहे हैं और जो रिएक्शन है उसके टाइप की बेसिस पर भी उनका नाम रखा जाता है। जैसे एल ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज, इसमें एल जो ग्लूटेमिक एसिड है वो सबस्ट्रेट है और रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम पे, है ना, इन दोनों के बेसिस पर भी नाम रखा जाता है ना। उसका एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, एल ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर, है ना, सबस्ट्रेट के बेसिस पर और केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर। लेकिन जो है एल ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज, इसमें ग्लूटेमिक एसिड तो क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट है और ये क्या है आपके टाइप ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सबस्ट्रेट के बेसिस पर सुक्रेज, है ना, जो आपके माल्टेज है वो, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे से ऑक्सीडेज है ना, डिहाइड्रोजिनेज है। लेकिन इन दोनों का जो एग्जाम्पल है ना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लें इसको। ये इम्पोर्टेंट रखना है ना थोड़ा सा।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने क्या कहा कि आप एंजाइम के नाम के बीच में आप क्या करें, एंजाइम के नाम में ही वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई हो। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड नेम, मानक नाम की अवधारणा प्रचलित की। उन्नीस 1955 में, है ना, मानक नाम की अवधारणा। और इसके लिए उन्होंने कुछ एंजाइमों के स्टैंडर्ड नेम भी दिए, जैसे वो अपन को याद ही करना है, हेक्सोकाइनेज, दो अपने कोर्स में है, और एज इट इज रट लेने है ना। हेक्सोकाइनेज, इसका जो स्टैंडर्ड नेम है ATP एज इट इज याद ही कर लेना है आपको इसमें। इसका स्टैंडर्ड नेम है ना। दूसरा जो तुमने दे रखा है वो है यूरिकेज एंजाइम का स्टैंडर्ड नेम। यूरेट O2 ऑक्सीडो तो ये जो दो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड नेम हमारी बुक में दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, ये आपको रख लेने हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि हेक्सोकाइनेज का, और मैंने जो टेस्ट पेपर बनाता हूँ उसके अंदर भी मैंने दे रखे हैं कि हेक्सोकाइनेज का स्टैंडर्ड नेम क्या है, यूरिकेज का स्टैंडर्ड नेम क्या है। इसको आप नोट डाउन कर लें। है ना, ये नाम काफ़ी टफ हैं, और दूसरी बात तभी तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ, काफ़ी टफ हैं और इतने बड़े हैं कि अच्छा नहीं लगा, बोले इसकी जगह आप छोटे छोटे नाम
रखवाइए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि हेक्सो काइनेज का मानक नाम लिखिए। या इंग्लिश में राइट नेम ऑफ हेक्सोकाइनेज। क्लियर? या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यूरिक एज। यूरिक एज का बेटा नोट्स आपको बुक में से बनाने चाहिए, है ना। राइट हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। लास्ट टॉपिक एंजाइमों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। बेटा जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इन्होंने एंजाइम के जो नेम को इजी बनाने के लिए, है ना, एंजाइम के 6 ग्रुप बनाए हैं और हर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर नंबर दिया है जिसको हमने एंजाइम कोड कहते हैं ना। या इसको अपन कहते हैं और शॉर्टकट में इसको कह देते हैं अपन EC एंजाइम कोड। क्लियर? ये फिक्स है एंजाइम कोड, ये अपन को याद रखने की एक नंबर एंजाइम कोड किसका है। जैसे एंजाइम कोड
जैसे नंबर जो फर्स्ट है वो किसका है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ये याद करने का है ना, कि एंजाइम नंबर जो EC है, एंजाइम कोड फर्स्ट किसका है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का है। जो नंबर 2 है वो किसका है, ट्रांसफेरेज। याद करने का है फिक्स। थर्ड है वो है हाइड्रो फोर्थ है वो है लाइजेज। और जो फिफ्थ है आइसो और जो 6 लास्ट और जो कोड है, 6 कोड दिए हैं इन्होंने। 6 है लाइगेजेस। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम क्लासिफिकेशन में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उन्होंने एंजाइम के कुछ कोड बनाए हैं। फर्स्ट जो कोड है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के लिए है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टाइप की रिएक्शन में काम में आती है। दूसरा जो कोड है, 2 नंबर जो कोड है, वो ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है, ऐसी रिएक्शन जो किसी एक सबस्ट्रेट को दूसरे में कन्वर्ट करती है, उनके लिए ये कोड दिया गया। तीसरा हाइड्रोलाइजेज, ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जाता है, उसके लिए नंबर 3 है। 4 नंबर ऐसे एंजाइम जो किसी को लाइसिस करती है, तोड़ती है, लाइजेज उसके लिए है। 5वां आइसोमरेज, आइसोमर रिएक्शन होती है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए 5 नंबर कोड है। और 6 नंबर लाइगेजेज, जो किसी भी एंजाइम किसी 2 सब्स्ट्रेट को जोड़ने के काम आती है, उनके लिए लाइगेज है। ये रिएक्शंस है ना, उस टाइप की जो एंजाइम्स हैं उनके लिए 6 नंबर कोड है। आपको ये एज इट इज़ याद रख लेने का है, वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लें आप।